थैंक यू। नहीं, बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाए उस पे मैं 2-3 मेरे अपने पक्ष हैं, मैं आपसे इस पे सवाल पूछूंगा आगे चल करके। लेकिन जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पिछले कुछ समय में तकनीकी वजहों से नहीं जुड़ पाए थे। स्वर्ण सिंह साहब, हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि ये जो दोनों देशों के बीच में समझौते की बात आ रही है, उस समझौते की बुनियाद कितनी मजबूत है और आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि अब यहाँ से हम आगे किस तरह के बेहतर और कदम उठने की उम्मीद करें, क्योंकि अभी तो एक एग्रीमेंट की तरफ हम लोग बढ़े हैं। क्या ये माना जाए कि हम लोग गलवान घाटी में जो घटना हुई थी 2020 में, उससे पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द? जैसा कि विदेश सचिव ने बार बार कहा है कि जो ताबड़तोड़ कोशिश हुई ये सोमवार की संधि करने के लिए, जिसमें पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग, मवेशी कहाँ चराएंगे, गश्त कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर जो सहमति बनाने की कोशिश थी, उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मंशा यही थी कि जो हादसा 2020 में हुआ उस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। इस सोच को लेकर ये सोमवार की संधि पर हस्ताक्षर हुए। पर अभी ये सैद्धांतिक तौर पर ये हस्ताक्षर हुए और संधि पर बात बनी है, जिसका स्वागत दोनों बड़े नेताओं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बैठक में किया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्वोत्तम, सबसे ऊपर वाले जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं दोनों तरफ से, उनकी तरफ से ये एक दिशा निर्देश है कि वो शांति बहाल करना चाहते हैं। अब शांति बहाल करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, सेनाओं को पीछे हटना होगा, तनाव को कम करना होगा, बॉर्डर पर शांति से वापस बहाल करनी होगी, फिर उसको कैसे सुलझाया जाए उस पर भी बात करनी होगी। और सीबीएम्स को, जो विदेश मंत्री कहते रहते हैं कि नया अध्याय शुरू करने की जरूरत है, वो सब करना होगा। तो अभी बहुत मेहनत मुशक्कत करने की कोशिश में लगे रहना होगा। पर दोनों तरफ से जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये संकेत दे दिया कि वो अब तनाव को खत्म करना चाहते हैं, शांति को बहाल करना चाहते हैं। ये संदेश अपने आप में एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि बहुत से मीडिया में कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने खुद भी अपने भाषण शुरू करते हुए कहा कि हमारी इस तरह की मुलाकात 5 साल के बाद हो रही है। पर उसके साथ ये समझना जरूरी होगा कि लगातार भारत और चीन में बातचीत होती रही है, विदेश मंत्री लगातार मिलते रहे हैं, दोनों मंत्रालयों का जो एक वर्किंग मैकेनिज्म है, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स, वो लगातार उनकी बात होती रही है, कोर कमांडर मिलते रहे हैं। जुलाई में विदेश मंत्री 2 बार मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो पिछले माह गए थे ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग में, फिर विदेश मंत्री वहां के जो वांगी से बातचीत लगातार हुई। प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई, बाली में हुई पहले, जो प्रेजेंटेशंस वगैरह एक्सचेंज हुए, फिर पिछले साल जोहानिसबर्ग में बात हुई। तो बात लगातार होती रही। पर धीरे धीरे मुझे लगता है अप्रैल महीने में जब न्यूज वीक मैगजीन में एक साक्षात्कार छपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां उन्होंने कहा कि हमें पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तब से लगातार दोनों तरफ से संकेत आते रहे कि वो धीरे धीरे अब ये तनाव को खत्म करना चाहते हैं। और ये जो सीमित संधि सोमवार को हुई है, उसमें एक तरह से बहाना मिला दोनों तरफ के लोगों को कि किस तरह से ये बैठक कराई जाए। और मंशा ये जाहिर हुई है कि दोनों बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर वो संधि के हस्ताक्षर होने पर ये बैठक हो गई। इसमें क्या क्या स्टेटमेंट आएंगी वो सब तय हो गया, क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी वो तय हो गया, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को जल्दी बुलाया जाएगा ये भी तय हो गया। ये सब इतना आसानी से नहीं होता, इसका मतलब तैयारी पहले से हो चुकी थी। आखिरी बात जो आप कह रहे हैं, क्या चीन को विश्वास कर सकते हैं, मुझे लगता है वो हमेशा चिंता बनी रहेगी। आप देखिए, इन दोनों की स्टेटमेंट को पढ़ें आप। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कैसे संबोधन किया, उन्होंने कहा एक्सेलेंसी। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैसे संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी को, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो चीन का सोच है अपने बारे में और जो भारत का रवैया है वो बिल्कुल अलग है, वो ध्यान में रखना होगा। आज भारत का आयात जो चीन से है वो अगले 4 देशों से जो हम आयात करते हैं कुल मिलाकर उससे ज्यादा है। पहली अपने 5 वर्षीय जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री मोदी का, 5 बार वो चीन गए थे उसमें। तो हमारा तरीका, हमारा रवैया, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी अलग है, चीन की अलग है, ये सोच के चलना होगा। तो मतलब क्या है कि अभी दिशा निर्देश, संकेत मिला है शांति बनाने का, पर उसको बनाना आसान नहीं होगा। लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी कि दोनों तरफ से किस तरह से तालमेल ना डगमगाए, और कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम
शांति और जो संतुलन है सीमा पर वो वापस बहाल किया जाए। उसके फायदे केवल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, केवल इन दोनों देशों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। उसमें भी आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये शांति बनाना इसलिए जरूरी है कि भारत और चीन के साथ साथ पूरे विश्व में संतुलन, शांति और विकास आएगा। चीन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? पूरा विश्व इस बैठक को देख रहा है और हमें अपना तालमेल इस तरह से बनाना चाहिए ताकि हमारा अपना विकास आगे बढ़ सके। तो जो सोच है, दर्शन है दोनों देशों का, उनके नेतृत्व का, वो अलग है, वो समझना जरूरी हो जाता है ताकि हम बेहतर तालमेल बना सके दोनों तरफ से, और ये शुरुआत जो हुई है उसको आगे बढ़ा सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते बेहतर होने की बात हुई है, समझौते की बात हुई है, उसको वाकई पूरा विश्व देख रहा है और इन दोनों को ही पता है कि पूरे विश्व के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये डेवलपमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के साथ अगर रिश्ते खराब होंगे तो फिर हमारी जो डिप्लोमेसी है रूस के साथ, हमारी डिप्लोमेसी यूएस के साथ, वो अलग होगी। जब चीन के साथ रिश्ते बेहतर होंगे तो वहाँ पर डिप्लोमेसी का तरीका एक बदल जरूर जाता है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि लगातार रिश्ते सुधारने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। प्रभु दयाल साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो वही होते हैं जो आपकी कथनी और करनी में दूरी ना होने दें। चीन हमेशा से कहता कुछ है, करता कुछ और है, और इस मामले में वो बिल्कुल पाकिस्तान का मौसेरा भाई है। दोनों झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ और है, इसलिए उनमें इतनी घनिष्ठ दोस्ती है। अब अगर चीन ने हमारे साथ किसी तरह का समझौता किया है कि वो पेट्रोलिंग ठीक से होने देगा और इस पे जो प्रोटोकॉल्स होंगे उनको मानेगा, तब तो बात एक है। लेकिन देखिए 2019, 2020 में जब ये मामला बढ़ा, टेंशन बढ़े, 2020 के पहले भी पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स थे, तो वो चीन ने उन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया। तो क्या कब चीन करता है, अपनी बात पे मुंह फेर देता है, ये बहुत मुश्किल होता है कहना। और मेरा ये मानना है कि ये जो मीटिंग है, देखिए अब जो हुई है ब्रिक्स के मीटिंग के दौरान, इसकी गर्मजोशी में और जो महाबलीपुरम में मीटिंग हुई थी 2019 में, उसमें बहुत फर्क, उसमें गर्मजोशी कहीं ज्यादा थी। अब जो है ये एक बड़ी फॉर्मल टाइप की मीटिंग, खास तौर पे जो बॉडी लैंग्वेज शी जिनपिंग की देखी गई उसमें गर्मजोशी नहीं दिखी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे घुटे उन्होंने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो लेकिन शी जिनपिंग वो झंडों की तरफ ले गया, वहां पर दोनों खड़े हो तब हाथ मिला, शुरू में नहीं मिला। तो वो वार्म था ही नहीं। चीन की नीयत और नीति में मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से परिवर्तन होता है, तो हमको तो पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। दीपक बोहरा साहब ने कहा कि उनकी बड़ी बुजुर्ग सी सेना होती जा रही है, लेकिन उनकी न्यूट्रल वैल्यू कायम है, और भारत के प्रति जो चीन रुख अपनाता आया है उसमें मुझे नहीं देख कुछ बदलाव नजर आ रहा है। वो अपने को सबसे बड़ा देश समझता है, दूसरों को उतना अपने बराबर नहीं आने देना चाहता है, विस्तारवाद की नीति अपनाए हुए है, चाहे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, दूसरों को अपने स्तर पर नहीं आने देना चाहते हैं, और भारत को वो बड़ा राइवल समझता है, एशिया में भी और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी। तो क्या होता है ऑन ग्राउंड ये देखना होगा हमारी तरफ से। बिल्कुल यही सवाल मैं दीपक वोरा जी के पास लेके जाऊंगा। दीपक वोरा साहब, क्या इतने सब के बावजूद आज की स्थिति में भारत को जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो चीन समझता था, आज भी वही समझता रहेगा चीन? ये चीन कह सकते हैं कि चुका पाएगा, ऐसा सोच पाएगा कि अब हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं, अब मजबूरी है कि भारत को उसे तरजीह देनी पड़ेगी और भारत के प्रति उसे सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा? ये बहुत अहम प्रश्न आपने किया है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आप तक पहुंच? व्हाट्स योर लैंग्वेज? हिंदी। What was your compulsory language, sir? No, Russian? Arabic. I can't. I couldn't hear you. Doesn't matter. Now I was going to ask you, Garychev Paruski, do you speak Russian?
ओके, डजंट मैटर। Oh, मैं आपको thankfully, एक रूसी, क्योंकि ये मीटिंग कजान में हुई है, रूसी मुहावरा बता देता हूँ। एंड आई टेल इट, आई स्पीक इन रशियन व्हिच आई स्पीक। दवरे न प्रोवेरिया, इसका मतलब होता है भरोसा करो पर वेरीफाई करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई। और चीन के साथ है वेरीफाई 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 बट डू नॉट ट्रस्ट एट ऑल। आपने मानसिकता की बात की है सर, मैंने वियतनाम में काम किया है। हनोई में 15 साल पहले एक मीटिंग हुई थी, आसियान रीजनल फोरम, चीन भी उसमें मौजूद था और आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं वो भी पहुंचे थे। सिंगापुर के विदेश मंत्री जो एथनिक चाइनीज हैं, उन्होंने उस समय जो चीन के विदेश मंत्री थे उनसे कहा कि आप क्यों साउथ चाइना सी में ये दंगा कर रहे हो, और चीनी विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया सर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा देखो मैं शेर हूं, तुम लोग चूहे हो, अपनी दायरे के अंदर रहो, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। ये मानसिकता है। हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिस्ट चाइना ने किया, नहीं सर, जो भारत की टेरिटरी है कुओमिंटांग, उससे पहले जो नेशनलिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट थी उन्होंने भी वही मैप्स इस्तेमाल किए थे। और जब कम्युनिस्ट चाइनीज आए हमने उनसे कहा, दिस इज ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट, मैं कोई सीक्रेट्स नहीं दे रहा, मैं तो उस डेस्क पे रहा हूं हमारे विदेश मंत्रालय में। हमने उनसे कहा जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई कि देखो जी आपके मैप्स तो भारत की टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं, तो ये क्या जवाब देते, अजी हमें टाइम नहीं था, हमने मैप्स नहीं देखे, हम दोबारा देख के आपको बताएंगे। और जो नए मैप्स बनाए और ज्यादा हमारी टेरिटरी दिखा दी। सर यू कैन नॉट ट्रस्ट दीज पीपल एट ऑल। रूस के साथ इस समय इनके संबंध क्यों हैं? The Russians cordially detest the Chinese, लेकिन ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। वियतनाम के साथ ये लड़े थे 1979, 30,000 चीनी मारे थे। कहते हैं कि 5 मरे हैं, झूठ बोलते हैं। आई वॉज देयर सर जब ये जंग हुआ था। वियतनाम भी इनके साथ टॉलरेट करता है, इनसे दोस्ती नहीं करता। फिलीपींस पिस्सू सा है, उसके साथ पंगा ले रहे हैं, वो भी इनको तमाचा मार रहा है। सर प्लीज to the millions of people जो आपका प्रोग्राम, मैडम स्वाति राव तो बड़े मीठे तरीके से कहती हैं, बट आई पुट इट अक्रॉस ब्लंटली, और श्रीवास्तव साहब की तो जानकारी बेमिसाल है। जस्ट टू पुट इट टू यू सर, ये हमारे ट्रेड वेट के फिगर्स वेरी इंप्रेसिव, बट नेशनल सिक्योरिटी ट्रम्प्स एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज है माई टेरिटरी। और अगर ये साउथ तिब्बत कहता है ना उसको, अरुणाचल को, तो मैं पता क्या कहता हूँ चीन को, नॉर्दर्न अरुणाचल। वो सारा चाइना नॉर्दर्न अरुणाचल है, वो मेरा देश। सर डू नॉट ट्रस्ट दीज गाइस। देखेंगे ये मीटिंग कजान का जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये फिर अपनी हरकतों पे शुरू हो जाएंगे। तवांग में किया था कि नहीं, गालवान में हुआ, एंड देन इन 22 हालांकि हम लोग उम्मीद करेंगे कि शायद ये मीटिंग सफल हो, क्योंकि सफल होगा तो हर किसी की भलाई यहाँ पर होगी। स्वस्ति राव, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि चीन की एक रणनीति ये भी होती है कि जो सीमा विवाद है उसको दरकिनार कर दीजिए, सैन्य विवाद है दरकिनार कर दीजिए, राजनीतिक विवाद है उसको भी थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, आर्थिक मोर्चे पर रिश्ते बेहतर करिए, क्योंकि चीन को पता है कि आर्थिक मोर्चे पे जाएंगे